दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो कि है 12। इस चैप्टर में जो हम आज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये चैप्टर कई महीने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, चाहे सीबीएसई हो, एनआईओ हो, कोई भी बोर्ड हो, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो जिनके सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय की हर एक बात के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर जो आपके समक्ष होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाने की कोशिश किया जाएगा। साथ में ये डिस्प्ले भी आपको हिंदी इंग्लिश शब्द ही होंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today, our most important chapter here, Supreme Court of India. There is a first point here, a single, unified and integrated of judicial system. There is a most important topic first. You have already read a lesson on the silent feature of the Indian Constitution. That is a distinct of feature of our judiciary is that it is a single, unfiltered or integrated judiciary system for the whole country. A single judiciary is represented a head chassis of court. The Supreme Court stands at the top of the single integrated judiciary system with the High Court at the state below. Below the High Court, there is a several subordinate court such as the districts court and which deal with the civil case and sessions court which is decided a criminal case. So here is the most important the Indian judicial system. There is a Supreme Court of the top of, and the middle is a state high court, and the lower is a subordinate court or lower court. There is a most important flow here. A Supreme Court is superior for the top of the head, and a state high court is a middle, and the last is a starting the subordinate or court or lower court. The Indian judicial system here present this figure. दोस्तों जैसा कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय के विषय में, देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक स्थान है और यहाँ पर हर रूल रेगुलेशन बनाई जाती है और रूल रेगुलेशन लागू भी किया जाता है। कहा जाता है कि भारत में जो रूल रेगुलेशन लागू होती है उसको संरक्षण करने का कार्य है जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से हमारा जो आज हम करेंगे वो करेंगे एकीकृत न्याय प्रणाली। कहते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में पाठ आपने भी पढ़ा है और जाना भी है बहुत कुछ के बारे में। हमारे न्यायपालिका की यह विशेषता है कि पूरे देश के लिए एक एकीकृत न्याय प्रणाली है। एकल न्याय प्रणाली जो है न्यायपालिका जो है श्रेणीबद्ध न्यायपालिकाओं के प्रतिनिधित्व करता है और इसमें एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, यानी देखा जाए तो सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद ही कोई कोर्ट नीचे आती है। कहते राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के नीचे अनेक अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे कि जिला न्यायालय, सेशन जज का न्यायालय और जो क्रमश दीवानी और फौजदारी मुकदमा सुनते हैं। अगर ये बात अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया है, तो आप फ्लो डायग्राम के रिगार्डिंग भी इस क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो, जैसे कि नीचे दिखाया जा रहा है। जैसा कि आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है कि भारतीय न्यायालय प्रणाली देखिए, कहते हैं भारतीय न्याय प्रणाली में कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपको जानना चाहिए। सबसे टॉप पर जो होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी ये सबसे ऊपर सुपीरियर होता है। उसके पश्चात मिडल में जो होगा उच्च न्यायालय होगा
और नीचे जो होगा अधीनस्थ न्यायालय, जिसके अंतर्गत आपको डिस्ट्रिक्ट न्यायालय सारे कुछ आते हैं। यानी अगर कोई केस अगर मान लीजिए होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो सुनवाई हो जाती है, अगर आपको लगता है फैसला गलत है तो आप हाई कोर्ट में जो है उसकी अपील कर सकते हो। अगर आपको लगता है हाई कोर्ट ने भी गलत फैसला सुनाया है और आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको डायरेक्टली भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसको अपील को सुनता है तो सबसे ऊंचा होता है, लेकिन अगर एटलीस्ट अगर कुछ बातें अगर आपको लग रहा है गलत है या किसी चीज़ में माफ जो है इसको बेकसूर इंसान है और फिर भी इनको सज़ा दी जा रही है, तो इसके लिए लास्ट जो होती है वो होता है जो है आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो क्षमादान भी दे सकते हैं और इसके कारण सुनवाई भी किया जा सकता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम न्यायालय होता है, लेकिन कुछ रेयर केस में जो कि किसी के जीवन से रिलेटेड होती है तो उसको जो है राष्ट्रपति तक भी केस चला जाता है। तो ये आपके लिए समझना अत्यंत महत्वपूर्ण था और समझ के लिए भी जरूरी था। The next topic is the Supreme Court. What do you mean the Supreme Court? The Supreme Court is the highest judicial authorities of India. It consists of the Chief Justice and 25 other judges. The Parliament may increase the number of judges if it is deems necessary. To the beginning with the decide to the Chief Justice where there is only 7 other judges. The Parliament has increasing the number of judges from time to time. As in 2005, there are 25 judges besides their Chief Justice, who is called to the Chief Justice of India. And the next, the Chief Justice and other judge of Supreme Court are appointed by President of India. And well, the appointing the Chief Justice, the President is constitutionally is required to consult such a other judge of Supreme Court as the deeming proper. But outgoing Chief Justice away the consolidated. Normally the senior most judge of Supreme Court is the appointment as the Chief Justice of India. And thought there is no constitutionally requirement to do so. And the well appointing their other judge, the President is born to be a consult the Chief Justice and other senior judge. If you deem it proper, and whenever there is a vacancy or a likely vacancy in the Supreme Court, the Chief Justice and 4 other senior most be judge are considered various name and recommended the name of the person to be appointed as a judge of Supreme Court. This system is based on ruling of the Constitutional Bench of Supreme Court, handed down in 1993 and reinforced in 1999. Thus, the Constitution still provides that is the President is the appointing authority of Supreme Court judge. The ruling of Supreme Court has been signed 1999 become virtually a binding on the President. The power of selection of judge has passed on a group of Supreme Court judge is called to the collegiums of court. The President now perform of the formality of appointing the nominees of the Supreme Court. After the law ministry of formal recommended this name to him. The next year, the qualification and ten and removal of a judge here, there is the most important topic. Qualification, tenure and removal of judge. A person is qualified to the appointment as a judge only he is the citizen of India and if she is fulfilled on other following conditions. The first year, she has been for at least 5 years of judge of the High Court, 2 or more than 2 such a court. And she has been for at least 10 years on advocate of the High Court or 2 or more than 2 such a court. And she is the opinions of the President on dictionary of jurist. The Chief Justice of India and other judge of Supreme Court, the voted office till there is attain the age of 65 years. A judge may be a voluntarily resign before the expire of his term. In especially is the case of Supreme Court judge may be removed before the age of retirement. According to the procedure laid to the down in the Constitution, thus a judge of Supreme Court can be removed from the office by on the order of President passed after on address by the each House of Parliament, supported by a majority of total membership of House and not less than 2/3 majority of the members of House present and voting.
The past in the same seasons has been to the presented to the president for such a removal on the ground of a provide is a misbehavior and capacity. So far, a proceeding for a removal were initiated through only in one case against the judge of Supreme Court. But she could not be removed because there are revolution and could not be passed by the parliament. It is a clear to Supreme Court judge and enjoy to security of the tenure and the executive cannot be arbitrarily remove them. And no person who has a held of office of judge of Supreme Court is allowed to be pleaded as an advocate in any court or before any authorities within the territory of India. The judge of the Supreme Court are paid such a salary are determined by the parliament from time to time. And next here, a court of record. The Supreme Court is a court of record. It is a two implication. All it is a decision and judgment are states a precedent in all court of country. They have the force of the law and the binding on the all lower court. And indeed, it the High Court as a court of record. Their Supreme Court can even send a person to the jail who maybe have a commuted contempt of their court. देखो जैसा कि आपको पता ही है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना होगा आपके लिए कि सर्वोच्च न्यायालय होती क्या है और सर्वोच्च न्यायालय की क्या संरचना है, क्योंकि हम जब तक उसकी संरचना और कार्यविधि के बारे में न जाने हमारे लिए जानना जो है बेकार ही रहेगा। इसे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानिए। देखिए क्या है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है, यानी यहाँ पर कहते हैं उच्च से उच्च जो है फैसला ली जाती है। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश होते हैं और यदि संसद आवश्यक समझे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा भी सकती है और समय समय पर संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई भी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अगर हम आरंभ में देखें तो उच्चतम न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीशों भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहलाता था। जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय में कोई स्थान खाली होती है अथवा उसके खाली होने की संभावना होती है तो मुख्य न्यायाधीश सहित 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कई नामों में चर्चा करने के पश्चात उन नामों की सिफारिश करते हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की पहले 1993 में और फिर 1999 की जो है संविधान पीठ द्वारा की गई निर्णय पर आधारित थी। कहते संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अभी भी राष्ट्रपति के पास ही है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के 1999 के निर्णय के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के सलाह मानने को बाध्य होना पड़ जाता है। अब यह शक्ति न्यायाधीशों के समूह के पास चली गई है जिसे कॉलेजियम्स कहा जाता है, यानी कॉलेजियम्स इसको नाम आज दिया गया है। राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक रह गई है कि वह विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित व्यक्तियों को नियुक्ति करे। यानी आज जो है सिर्फ देखा जाए तो कॉलेजियम हो जाने के कारण जो राष्ट्रपति से भी इनकी भूमिका रह गया है कि शपथ दिलाने की रह गया बात, क्योंकि जो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है विधि मंत्रालय द्वारा होती है। विधि मंत्रालय जिसको भी नाम नियुक्त करती है उसी को ही राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है। और ये सब कारण क्या हुआ कि कॉलेजियस लागू हो जाने के कारण ऐसा हुआ। उसके पश्चात हमारे समक्ष योग्यता, कार्यकाल तथा पदोन्नति। देखिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है यदि वो भारत का नागरिक है तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो वह कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो अथवा वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या कह सकते हो कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई विख्यात न्यायविद हो, तो इनको जो है नियुक्ति करना आसान हो जाता है। यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी 65 वर्ष तक जो है अपने कार्यरत रहते हैं। अगर हम इसकी तुलना अमेरिका के न्याय से करें, न्याय प्रणाली से करें, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो होता है वो आजीवन रहता है,
यानी वहाँ पर जो है रिटायर करने का चांसेस बहुत कम होता ही नहीं है। और कहा जाता है कि वहाँ पर जो है उनको आजीवन रहते हैं, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक जो है न्यायाधीश के पद पे रहते हैं, इसलिए दूसरे व्यक्तियों को जो है चांस बहुत कम मिलता है। तो अमेरिका में बहुत ही जटिल प्रक्रिया है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर न्यायाधीश के पद पे मनोनीत हो चुका है तो आजीवन जो है वो न्यायाधीश के पद पे ही बना रहेगा, ठीक है। और उसको जो सैलरी भी होगी वो जो है आजीवन ही प्राप्त होती रहेगी जितना स्टार्टिंग में होता है। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाता है कि 65 वर्ष तक जो है वो अपने पद पे बना रह सकता है। कोई न्यायाधीश कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। असाधारण स्थिति में किसी न्यायाधीशों की सेवावृत्ति की आयु पूरी होने से पहले भी अपदस्थ किया जा सकता है, यानी उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में हटाने की कोई प्रावधान नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, परंतु इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना भी होगा। अंततः सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को उसकी अक्षमता का कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग प्रस्ताव पारित कर दे, जिसके लिए एक ही पत्र में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य की कुल संख्या 2/3 बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। यानी जो अगर आप देखोगे तो लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको 2/3 के बहुमत से जो है न्यायाधीश को हटाने के लिए सिफारिश किया जा सकता है, और राष्ट्रपति जो है इसको सेवावृत्त भी कर सकता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया था। यानी कहते हैं अभी तक भारत के इतिहास में देखा जाए तो इस तरह से जो हटाने का प्रक्रिया था सिर्फ एक बार ही किया गया था, परंतु फिर भी उसे हटाया नहीं जा सका क्योंकि संसद उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित है और कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नहीं हटा सकती है। कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहता है देश भर में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहता है वो देश में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो ये अगर मैंने तुलना भी किया अमेरिका और इंडिया के साथ तो कहते हैं अमेरिका में अलग है और इंडिया में बहुत ही अलग है। तो इस तरह से जो है इनकी तुलना से आप ये समझ सकते हो कि अमेरिका में किस तरह के जो है शासन प्रणाली है, जहाँ पर जो है उच्च न्यायालय की क्या स्थिति बनाई गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अभिलेख न्यायालय। कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। यह 2 प्रकार से हैं। इसके सभी निर्णय और फैसले यहाँ पर जो है संयोजक रखे जाते हैं जिन्हें देश के सभी न्यायालयों द्वारा संदर्भ के रूप में प्रयोग भी किया जाता है एवं उन्हें कानून के सामान्य मान्यता भी प्राप्त होती है। अभिलेख न्यायालय के रूप में से किसी भी व्यक्ति को न्यायालय का निरादर या मानहानि करने पर दंड देने का अधिकार है। तो ये काफ़ी विशेष बात रहती है। अगर कोई मानहानि करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको दंड देने के लिए सदैव अग्रसर भी रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसमें हम बहुत कुछ जो है न्यायालय के विषय में जाने हैं। देखिए वीडियो जितना छोटा होता है उतना आपके लिए समझना भी आसान होता है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो आप इसका भी प्रावधान किया गया है, इसमें पूरा ही आपको फुल चैप्टर मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।